ड्रामा की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड जेनी एक बास्केटबॉल मैच में अपने क्रश को चीयर कर रही होती है। तभी जेनी का क्रश सबके सामने उसे प्रपोज कर देता है और बताता है कि वो उसे पसंद करता है। जेनी भी खुशी खुशी उसका प्रपोजल स्वीकार कर लेती है और दोनों गले मिल जाते हैं। इस पल हम अपने मेल लीड शन को देखते हैं, जो बहुत उदास हो जाता है क्योंकि वो भी जेनी को पसंद करता है। इसके साथ ही सीन 7 साल आगे शिफ्ट हो जाता है। हम जेनी को उसके बॉयफ्रेंड जू के साथ एक फ्लाइट में देखते हैं। जू जेनी को कुछ समय के लिए अपनी डॉक्टर की नौकरी से मना कर रहा होता है क्योंकि वो अभी थोड़ा बीमार है और खून नहीं देख सकता। वो जेनी से कहता है कि जब वो फिर से अपना प्रोजेक्ट शुरू करेगा तब वो अपनी नौकरी पर जा सकती है। जेनी उसे कुछ कहने वाली होती है और तभी अचानक प्लेन हिलने लगता है। जू गुस्से में बड़बड़ाने लगता है कि क्या पायलट को प्लेन चलाना नहीं आता। दूसरी ओर हम शन को देखते हैं, जो इस प्लेन का पायलट है। उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि प्लेन का इंजन अचानक खराब हो गया है और ऑटो पायलट भी काम नहीं कर रहा है। शन तुरंत ही कंट्रोल टावर से संपर्क करने को कहता है। हॉस्टेस सभी यात्रियों को सीट बेल्ट कसकर लगाने के लिए कह रही होती है। तभी उन पैसेंजर्स में से एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। वो बहुत दर्द में होती है तो हॉस्टेस तुरंत पूछने लगती है कि क्या यहाँ कोई डॉक्टर है। जेनी मदद करने के लिए आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन जू तुरंत उसे रोक देता है और कहता है कि वो ये काम न करे। पर जेनी उसकी बात नहीं सुनती और तुरंत उस गर्भवती महिला की डिलीवरी कराने चली जाती है। फिर शन को भी इस बारे में पता चलता है कि प्लेन में एक गर्भवती महिला है जिसकी डिलीवरी अभी शुरू हो गई है, तो इस वजह से वो काफी सावधानी से प्लेन को हैंडल कर रहा होता है। हम देखते हैं कि जेनी सब कुछ सही से संभाल लेती है और बच्चे की डिलीवरी सुरक्षित रूप से हो जाती है। शन का कलीग उसे बताता है कि इंजन फिर से रीस्टार्ट हो गया है और जिस गर्भवती महिला की डिलीवरी हो रही थी वो भी सुरक्षित है। सभी यात्री जेनी को धन्यवाद देने लगते हैं तो वो उनसे कहती है कि ये तो उसकी ड्यूटी थी। जब जेनी वापस आकर बैठती है तो वो जू से सॉरी कहती है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन जाओ अपनी ये खून वाली ड्रेस चेंज करो और दोबारा ऐसा काम मत करना। फ्लाइट सुरक्षित रूप से लैंड हो जाती है और जब वे एयरपोर्ट पर आते हैं तो जू का असिस्टेंट उसे लेने आता है। तभी जू को शिवान का कॉल आता है और वो जेनी से बताने लगता है कि शिवान अचानक सेट पर बीमार हो गई है, तो मैं उसे तुरंत ही देखने जा रहा हूँ और मैं असिस्टेंट से कह दे रहा हूँ ये तुम्हें घर छोड़ देगा। जेनी कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद कैब से चली जाऊंगी। ये सुनते ही जू चिल्लाने लगता है, क्या ये कोई वक्त है तुम्हारा मुझसे गुस्सा होने का। जेनी कहती है, तुम शिवान के पास जा रहे हो ना, तो जाओ ना। तो वो भी गुस्से में कहता है, ठीक है तुम्हारी मर्जी, और फिर वो अपने असिस्टेंट के साथ चला जाता है। बेचारी जेनी अकेले टैक्सी का इंतजार करते हुए रो रही होती है और इतने में बर्फबारी होने लगती है। तभी वहां शन छाता लेकर आ जाता है। जेनी उसे देखते ही पहचान जाती है क्योंकि जाहिर है वो उसका पुराना क्लासमेट है। शन उससे पूछता है, तुम अकेले क्यों हो, जू तुम्हारे साथ क्यों नहीं है। ऐसा कहते हुए वो उसे छाता देता है। जेनी बताती है कि जू बहुत बिजी है, इसलिए वो कंपनी के काम के लिए चला गया है। शन कहता है कि वैसे मैं भी अभी बिजी हूँ, इसलिए मैं किसी का अरेंजमेंट करता हूँ जो तुम्हें घर छोड़ देगा। जेनी तो कहने लगती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी वहीं एक कार रुकती है जिसमें शन की बहन मिजू बैठी होती है और वो जेनी को हाय करती है। शन मिजू से कहता है, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो, जेनी को उसके घर छोड़ दो, मुझे कुछ काम है तो मैं जाता हूँ। जेनी भी मान जाती है और शन को थैंक यू बोलकर मिजू के साथ कार में बैठकर चली जाती है। तभी शन का कलीग आकर उससे पूछने लगता है कि तुम्हारी सिस्टर कहाँ पर है, वो तो तुम्हें पिक करने आने वाली थी ना। शन कहता है कि मैंने अपना प्लान चेंज कर लिया। दूसरी ओर मिजू कार में जेनी को इस बारे में बता रही होती है कि अब मैं अब्रॉड से वापस आ गई हूँ तो मैं मूवीज में काम करूंगी। जेनी कहने लगती है कि क्या तुम्हारा भाई इसके लिए तैयार है। मिजू कहती है, ऑफ कोर्स, मेरे बड़े भाई ही तो मेरी मूवीज में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, लेकिन हाँ, मेरे छोटे भाई शन से तो अपनी पसंद की लड़की को चेज नहीं किया जा रहा है। उन्होंने अब तक उसे अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना पाया। जेनी ये जानकर हैरान होती है कि शन किसी को पसंद करता है। मिजू कहती है, ऑफ कोर्स लाइक करता है, लेकिन बात यह है कि मेरा ब्रदर जिसे लाइक करता है उस लड़की के पास पहले से ही बॉयफ्रेंड है और हमारी फैमिली में रूल है कि कोई भी किसी का प्यार छीन नहीं सकता है, इसलिए मेरा बेचारा भाई सीक्रेट लव में पड़ा हुआ है। तो जेनी कहती है, सच में ये तो बेचारे वाली बात है। फिर जेनी मिजू को शन का अम्ब्रेला देने लगती है कि तुम अपने भाई को दे देना, तो मिजू मना कर देती है कि मैं अपने भाई की चीजों को हाथ नहीं लगाती हूँ, तो इसे तुम ही वापस करना। जेनी कहती है कि ठीक है। फिर जेनी जब घर पहुंचती है तो उसके डैड उससे पूछने लगते हैं कि जरूर जू ही तुम्हें यहाँ छोड़ने आया होगा, तो उसे घर क्यों नहीं लाई। जेनी कहती है कि उसे जरूरी काम था तो वो पहले ही चला गया। तो जेनी के डैड उससे कहने लगते हैं कि क्या तुमने जू से 50 मिलियन उधार लेने की बात की। जेनी कहती है कि नहीं। तो उसके डैडी उस पर चिल्लाने लगते हैं कि अगर ऐसा चलेगा तो हमारी फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी। देखो, तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो और तुम उससे पैसे ले सकती हो, इसलिए अभी जाओ और उससे पैसे मांगो।
जेनी मना कर देती है और कहती है डैड मैं उसे डेट कर रही हूँ, बिजनेस नहीं, मैं उससे पैसे नहीं मांगने वाली। जेनी के डैड गुस्सा होने लगते हैं और कहते हैं तुम जल्दी से जू के साथ शादी कर लो और सबसे पहले तो एंगेज्ड हो जाओ। जेनी मना कर देती है कि मैं जू से शादी नहीं करूंगी और वो अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसके डैड बहुत गुस्सा होने लगते हैं कि अगर वो ऐसा करेगी तो जू उनकी मदद कैसे करेगा और वे उससे उधार कैसे लेंगे। तभी जेनी को शन का मैसेज आता है और वो उसे बताता है कि जिस गर्भवती महिला की उसने डिलीवरी करी थी वो बिल्कुल सुरक्षित है और उसका बच्चा भी। उन सबका सेफ्टी चेकअप हो चुका है। जेनी ये मैसेज देखकर खुश होती है और फिर उसे पूछने लगती है कि मुझे तुम्हारा अम्ब्रेला लौटाना है, तो क्या कल हम मिल सकते हैं। शन बहुत खुश होकर उसे अगले दिन रेस्टोरेंट में मिलने का समय बता देता है। दूसरी तरफ हम जू को देखते हैं जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड शुआन से हॉस्पिटल में मिलने गया होता है। शुआन उससे कहने लगती है सॉरी, मुझे अकेला यहाँ नहीं रहना था, इसलिए मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में बुला लिया। वो ठंडी लगने का नाटक करती है तो जू उसे अपने कोट से ढकने लगता है। तभी शुआन का हायर किया हुआ रिपोर्टर उन दोनों की तस्वीरें लेने लगता है। शुआन जानबूझकर जू के करीब आते हुए पूछती है क्या हम दोनों वापस से डेट कर सकते हैं, पर जू इसका जवाब नहीं देता और कहता है कि तुम्हें अब आराम करने जाना चाहिए। अगले दिन हम देखते हैं कि जेनी अपने हॉस्पिटल पहुंचती है। उसे देखकर उसकी कलीग और नर्सें आपस में बात करने लगती हैं कि यही वो डॉक्टर है ना जो अपने सीईओ बॉयफ्रेंड पर निर्भर रहती है। वे कहती हैं देखो तो कितने आराम से घूम रही है और इसे बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ रहा कि इसके बॉयफ्रेंड ने इसे चीट किया है। जेनी ये सुनकर अपनी कलीग से पूछती है तुम किसकी चीटिंग की बात कर रही हो, तो उसकी कलीग कहती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड की चीटिंग के बारे में पूरे न्यूज में फैला है और तुम्हें ही नहीं पता। फिर जेनी भी जल्दी से इस न्यूज को चेक करती है और उसे शुआन और जू की ऐसी तस्वीरें देखकर बहुत बुरा लगता है। अपने ऑफिस में जू को उसका असिस्टेंट बताता है कि कई मिलियन ऑफर करने के बाद भी रिपोर्टर उसकी और शुआन की तस्वीरें हटाने को तैयार नहीं है। असिस्टेंट पूछता है कि कहीं इसमें मिस शुआन का हाथ तो नहीं, पर जू मना कर देता है। वो कहता है कि शुआन के पास इतनी ताकत नहीं है, जरूर इसके पीछे किसी और शक्तिशाली व्यक्ति का हाथ है। हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि शन है जो जानबूझकर उन तस्वीरों को खबरों से हटने नहीं दे रहा। वो अपने ड्राइवर से उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाने को कहता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जेनी एक आदमी को उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाती है और उसे बताता है कि उसकी पत्नी सुरक्षित रूप से गर्भवती है। जेनी उन्हें खुशखबरी सुना रही होती है, तभी उस आदमी की पत्नी वहां आ जाती है। वो अपने पति और उसकी मिस्ट्रेस को देखकर उन पर चिल्लाने लगती है। आखिर वो दोनों उसे ऐसे कैसे चीट कर सकते हैं। जेनी उनका झगड़ा रोकने की कोशिश करती है, कहती है कि ये सब उन्हें अस्पताल में नहीं करना चाहिए। तभी वो महिला नीचे गिर जाती है और जेनी पर चिल्लाने लगती है तुम कैसी डॉक्टर हो जो एक मिस्ट्रेस को सपोर्ट कर रही हो। गुस्से में वो जेनी को धक्का दे देती है। जेनी गिरने ही वाली होती है कि तभी शन उसे गिरने से बचा लेता है। दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। जेनी उससे पूछती है तुम यहाँ अस्पताल में क्या कर रहे हो। शन कहता है लगता है मैं बिल्कुल सही समय पर आया हूँ। फिर वो उस महिला पर चिल्लाता है अगर आप फालतू की परेशानी पैदा करेंगी तो मैं सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर आप लोगों को यहाँ से निकलवा दूंगा। महिला उस पर चिल्लाती है तुम हो कौन। शन अपना नाम बताता है। उसका नाम सुनते ही वे लोग डर जाते हैं और वहां से चले। इसके बाद जेनी शन को धन्यवाद देती है और उससे पूछती है कि वो किस काम से आया है। शन बताता है मैं यहाँ खास तौर पर तुमसे मिलने आया हूँ। जेनी ये सुनकर हैरान हो जाती है। तभी उसका डायरेक्टर आकर बताता है कि मिस्टर शन यहाँ अपनी एयरलाइन की तरफ से उसे ये बैनर देने आए हैं क्योंकि उसने प्लेन में एक गर्भवती महिला की जान बचाई थी। जेनी इसे लेकर शन से कहने लगती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, तो वो कहता है कि नहीं जरूरत तो थी। फिर डायरेक्टर शन को बात करने के लिए अपने ऑफिस में लेकर चला जाता है। इसके बाद जेनी भी अपने ऑफिस में आकर बैठती है और अपने फोन में जू की एक्स गर्लफ्रेंड शुआन का लाइव स्ट्रीम देखने लगती है। शुआन के दर्शक उसे उन लीक हुई तस्वीरों के बारे में पूछ रहे होते हैं कि क्या वो और मिस्टर जू रिलेशनशिप में हैं। शुआन कहती है आप लोगों को ये जवाब मैं नहीं बल्कि जू खुद ही दे देगा। मैं उसे अभी कॉल लगाती हूँ, आप लोग सुन लेना। फिर शुआन लोगों को सुनाने के लिए स्पीकर पर जू को कॉल करती है और जू कॉल उठाते ही कह देता है मैं अभी बिजी हूँ और मीटिंग में जा रहा हूँ, तो बाद में बात करते हैं। वो कॉल काट देता है। शुआन तुरंत अपने फैंस को बताने लगती है कि शायद वो बिजी होगा तो हम इस टॉपिक पर नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। फिर उसके फैंस और बातें करने लग जाते हैं कि सच में लगता है उन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। तभी तो इस बात को सीक्रेट रखा जा रहा है। जेनी ये सारे कमेंट्स पढ़कर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। तभी उसकी मॉम भी उसे कॉल करके कहने लगती है कि उन्होंने भी ये न्यूज़ देखी है, तो उसे जू पर विश्वास करना चाहिए और कुछ भी गलतफहमी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद जेनी अपना काम खत्म करके जब यहाँ से निकलने वाली होती है, तभी नर्स आकर बताती है कि एक इमरजेंसी पेशेंट आई है और उसे तुरंत उसकी डिलीवरी करने जाना होगा। फिर जेनी तुरंत ही शन को मैसेज करके इस बारे में बता देती है कि आज वो उसके साथ रेस्टोरेंट में नहीं मिल पाएगी।
हम देखते हैं कि शनकुरन तो यहाँ रेस्टोरेंट में जेनी का काफी देर से इंतजार कर रहा होता है और उसने उसके लिए बहुत ही क्यूट क्यूट कैंडीज वगैरह भी तैयार करके रखी थी ताकि वो उसे सरप्राइज दे। पर जेनी का जब ये मैसेज देखता है तो अपसेट हो जाता है। फिर वो तुरंत ही वेटर को कॉल करके कहता है कि आप ये सारी चीजों को पैक कर दो। फिर जेनी जब ऑपरेशन करके फ्री होती है तो यहाँ एक डिलीवरी बॉय पहुंच जाता है और जेनी को खाने का ये बैग दे देता है। जेनी तो काफी हैरान हो जाती है कि ये किसकी तरफ से होगा। तभी नर्स कहने लगती है कि जरूर आपके बॉयफ्रेंड ने ही इसे भेजा है। जेनी ये सारी डिशेस देखती है और देखती है कि एक में कैंडी रखी हुई है। वो याद करती है कि जब वो जू को ये दे रही थी तो जू को ये कभी पसंद नहीं था और वो इस चीज को खाने से ही मना कर देता था। पर फिर भी जेनी को लगता है कि जू ने ही इसके लिए ये टिफिन भेजा है। वो बहुत ही खुश होकर सारी चीजों का फोटो लेकर जू को भेज देती है। फिर जू यहाँ सोचे पड़ जाता है कि आखिर जेनी को ये खाने की चीजें किसने भेजी। वो असिस्टेंट से कहकर इस बारे में पता लगवा लेता है और उसे पता चल जाता है कि जेनी को ये सब भेजने वाला शन है। फिर वो तुरंत ही शन को कॉल लगा लेता है और उसे कह देता है कि जेनी मेरी है, इसलिए उससे दूर रहना। तो शन कहता है कि क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों रहे हो। तो जू कहने लगता है कि जेनी के दिल में सिर्फ मैं ही हूँ, इसलिए तुम उसे मुझसे नहीं छीन पाओगे। तो शन भी कह देता है कि ठीक है, देख लेते हैं। फिर यहाँ पर जू बहुत ही नर्वस होने लगता है और अपने असिस्टेंट को कार रेडी करने के लिए बोलता है। जब जेनी अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि जू पहले से ही वहां मौजूद है। जेनी के डैड उसे समझाते हैं कोई ड्रामा मत करना, ठीक है, और फिर वे उन दोनों को अकेले छोड़कर चले जाते हैं। जू जेनी को फूल देता है और कुछ कहने ही वाला होता है, तभी जेनी उसे टोक देती है। तुम्हें मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, वो कहती है। मैंने तुम्हारी कंपनी का स्पष्टीकरण नोट पहले ही पढ़ लिया है। अब काफी रात हो चुकी है, तुम घर जाओ। जू विनती करता है, देखो गुस्सा मत हो, मुझे नहीं पता था कि शुआन मुझे लाइव स्ट्रीम पर कॉल कर रही थी, वरना मैं उसका फोन नहीं उठाता। जेनी पलटकर कहती है, नहीं, तुम उसका फोन जरूर उठाते, क्योंकि वो तुम्हारी पहली मोहब्बत जो है। जू जेनी को समझाता है, जब हमने डेट करना शुरू किया था तब मैंने तुमसे सब कुछ साफ साफ कह दिया था कि मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ कभी वापस डेट नहीं करूंगा। जेनी नाराज होकर कहती है, मुझे पसंद नहीं कि तुम उसे बार बार कॉन्टैक्ट करो। इस पर जू कहता है, ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि दोबारा उसे कॉन्टैक्ट नहीं करूंगा, तो ठीक है, अब मान जाओ ना। जेनी मान जाती है और फिर जू कहता है कि वो 2 दिन में उसे एक बिजनेस पार्टी में लेकर चलने वाला है। वो जेनी को आराम करने को कहकर उसे गले लगाता है और मन ही मन बहुत खुश होता है कि जेनी के दिल में सिर्फ वही है और शन उसे जेनी को छीन नहीं पाएगा। जेनी को बाय बोलकर घर से बाहर आता है और इतने में जेनी के डैड उससे बात करने आ जाते हैं। वे उसे अपनी कंपनी की स्थिति के बारे में बताते हैं कि उनकी कंपनी दिवालिया होने की कगार पर है, तो वो कुछ पैसे उधार देकर उनकी मदद कर दे। पर जू तो उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए वहां से चला जाता है। और फिर जब जेनी के डैड वापस घर में आते हैं तो जेनी कहने लगती है कि डैड, चलो इस घर को बेच देते हैं ताकि हम अपना सारा उधार भर सकें। जेनी के डैड मना करने लगते हैं कि मैं ये घर नहीं बेचने वाला हूँ, और मैंने तुम्हें बोला ना कि जल्दी से जू के साथ एंगेजमेंट कर लो, फिर हमारा काम हो जाएगा। जेनी कहती है कि डैड, आपको समझ नहीं आ रहा है, अगर हमारी एंगेजमेंट भी हो जाती है ना तो भी वो आपकी हेल्प नहीं करेगा। फिर जेनी की मॉम भी उसके डैड से कहने लगती है कि अगर उसे हेल्प करनी होती ना तो वो अब तक कर चुका होता, इसलिए तुम्हें उसके सामने अपने आप को ऐसे नीचे गिराने की जरूरत नहीं थी। ये सुनकर जेनी के डैड तुरंत ही जेनी की मॉम को थप्पड़ लगा देते हैं। जेनी गुस्सा हो जाती है और अपने डैड पर चिल्लाती है कि क्या वो पागल हो गए हैं। तभी जेनी की मॉम कहती है कि रहने दो, मैं ठीक हूँ। और फिर उसके डैड की जाने दो, तुम्हारे डैड को ब्लेम मत करो, तुम्हारे डैड के ऊपर है ही इतना प्रेशर, इसलिए चलो अब मॉम से प्रॉमिस करो कि तुम जू के साथ अच्छे से बना के रखोगी और उसके साथ बिजनेस पार्टी में भी जाओगी। जेनी आखिरकार मान जाती है और जू के साथ पार्टी में आती है। जू उससे पूछता है, मैंने तुम्हारी फैमिली की मदद नहीं की तो कहीं तुम इसके लिए मुझे ब्लेम तो नहीं कर रही हो ना। जेनी कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं ये सारी बातें समझती हूँ। जू कहता है, फिक्र मत करो, जब हमारी शादी हो जाएगी ना तो मैं तुम लोगों की मदद जरूर करूंगा। और फिर वो अपने दोस्तों से बात करने चला जाता है। तभी जेनी के पास शुआन आ जाती है और कहने लगती है, सॉरी, मैंने जो लाइव स्ट्रीम करी थी उसकी वजह से तुम्हारा भी नाम खराब हो गया, इसलिए मैं माफी मांगने के लिए तुम्हें ड्रिंक ऑफर कर रही हूँ। जेनी कहती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो शुआन के दोस्त जेनी को बातें सुनाने लगते हैं कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, एक तो शुआन की कोई गलती भी नहीं थी और उसने तुमसे माफी भी मांगी, और तुम हो कि बड़ी इतरा रही हो। तभी इतने में जेनी की तरफ से उसका पक्ष लेने के लिए यहाँ पर मिजू आ जाती है। शुआन जू और जेनी से कहती है, मैं तुम दोनों से माफी मांगना चाहती हूँ। जू पूछता है, यहाँ क्या चल रहा है। शुआन मासूमियत से कहती है, मैं तुमसे और जेनी से माफी मांगना चाहती हूँ, मेरी लाइव स्ट्रीम की वजह से तुम दोनों की जिंदगी में परेशानियां आ गईं। जू कहता है, नहीं, इन सब का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर जेनी बहुत गुस्सा होती है और मिजू के साथ चली जाती है। उसके पीछे जाने लगता है तो शुआन जानबूझकर अपने पैर में मोच आने की एक्टिंग करती है।
जू उसकी परवाह करने के लिए वहीं रुक जाता है। दूसरी तरफ मिजू जेनी को अपने साथ लेकर जाती है और उसे केक ऑफर करके कहती है, आप यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलकर आती हूँ। मिजू अपने भाई शन से मिलती है और उसे कहती है कि भाई, मैंने आपका काम कर दिया। शन जवाब देता है, ठीक है, फिर मैं तुम्हारे अकाउंट में उतने पैसे ट्रांसफर कर दूंगा जितने तुम्हें चाहिए थे। मिजू कहती है, ठीक है, फिर भाई, मैं आप दोनों की डेट को डिस्टर्ब नहीं करूंगी, और वहां से चली जाती है। जैसे ही शन जेनी के पास जाता है, जेनी पूछती है, तुम यहाँ कैसे, और वैसे मिजू कहाँ गई? शन बताता है कि वो तो अपने फ्रेंड से मिलने चली गई, और क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? तुम माइंड तो नहीं करोगी? जेनी कहती है, बेशक बैठ सकते हो। फिर शन उसे कैंडी देने लगता है। जेनी उस कैंडी को चखती है और सोचती है कि ये बिल्कुल उसी दिन वाला टेस्ट कैसे है। वो शन से इस बारे में पूछने ही वाली होती है कि क्या उस दिन भी उसने उसे कैंडी दी थी, पर इतने में जेनी को चीखें आने लगती हैं और उसके गले में पूरे रैशेज हो जाते हैं। उसे एलर्जी हो चुकी होती है। ये देखकर शन कहता है कि आखिर ये क्या हो गया। फिर वो तुरंत ही केक को टेस्ट करके कहता है कि इसके अंदर काजू है और तुम्हें तो काजू से एलर्जी है। जेनी ये सुनकर हैरान होती है कि इसे भी पता है कि उसे काजू से एलर्जी है। दूसरी तरफ जू शुआन की देखभाल कर रहा होता है और वो उससे कहती है कि क्या तुम मेरे पर्स में से मेडिसिन निकाल सकते हो। फिर हम देखते हैं कि शन यहाँ पर जेनी से कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। तो जेनी कहती है कि 1 मिनट रुको, मैं पहले इस बारे में जू को कॉल करके बता दूं। फिर वो जू को कॉल करने लगती है, पर जू का फोन तो शुआन के हाथ में होता है और वो जानबूझकर पहले तो उसका कॉल काट देती है और बार बार काटती रहती है, और फिर शुआन फोन को ही छुपा देती है ताकि जू देख ही न पाए। यहाँ पर जेनी सोचती है कि वो कॉल क्यों नहीं उठा रहा, और शुआन तो यहाँ पर और ज्यादा बीमार होने की एक्टिंग करती है। जू कहता है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, और वो उसे उठाकर ले जाने लगता है। यहाँ पर शन जेनी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकल रहा होता है और उसकी हालत बहुत ही खराब हुई जा रही होती है। तभी वो अपने सामने जू को शुआन को उठाकर ले जाते हुए देख लेती है और हैरान रह जाती है, और फिर शन भी ये देख लेता है। जेनी की हालत और खराब होने लगती है, तो यहाँ पर शन भी उसे उठा लेता है, और फिर यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर इन लोगों को बताता है कि वे समय पर हॉस्पिटल पहुंच गए, तभी वे अब सुरक्षित हैं। फिर शन जेनी को पानी पिलाने जा रहा होता है, तो वो कहती है कि मैं खुद पी लूंगी। फिर यहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और वो शन को थैंक्स करने लगती है कि उसने जेनी को हॉस्पिटल लेकर आया। तभी वो कहता है कि अगर मेरी कुछ भी जरूरत हो तो आंटी मुझे बता देना, मुझे भी जरूरी काम है तो मैं जा। दूसरी तरफ जू भी शुआन के साथ हॉस्पिटल में होता है। तभी नर्स आकर उसे उसका फोन देती है और बताती है कि किसी ने होटल से उसका फोन लाकर दिया है। जू देखता है कि उसके फोन में जेनी के बहुत सारे कॉल्स हैं, तो भी वो उसे कॉल बैक करने की बजाय फोन रख देता है। फिर हम देखते हैं कि जेनी की मॉम उसे कॉल करके बताने लगती है कि जेनी भी अस्पताल में है, तो उसे देखने आना चाहिए। जू कहता है कि आंटी मैं अभी आता हूँ। फिर वो शुआन को कह देता है कि मुझे कुछ काम है, और वो तुरंत ही जेनी से मिलने जाता है। इसी वक्त शन यहाँ जेनी के वार्ड में से बाहर निकल के जा रहा होता है, तो उसे देखकर जू सोचने लगता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर वो यहाँ जेनी के पास आता है और उसे कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें एलर्जी हो गई? जेनी कहती है, तुम्हारे पास इतना टाइम कहाँ से आ गया जो तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को छोड़कर मेरे पास भी आ गए। जू उसे चिल्लाने लगता है कि इस वक्त तुम मुझसे लड़ो मत, और ये बताओ कि शन यहाँ पर क्या कर रहा था। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं ना, तो अगर तुम्हें ये एलर्जी हुई थी तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए ना। जेनी कहती है कि मैंने तुम्हें कितने कॉल्स किए पर तुमने मेरा कॉल उठाया ही नहीं। तो जू कहता है कि मेरा फोन साइलेंट पर था और मैंने देखा नहीं। जेनी पलटकर कहती है, जरूर तुम उसके साथ इतना बिजी होंगे कि तुम्हें मेरा कॉल डिस्टर्बिंग लग रहा होगा, इसलिए तुमने साइलेंट पर जानबूझकर किया होगा। तभी इतने में शुआन यहाँ पर व्हील चेयर पर आ जाती है और जेनी से माफी मांगने लगती है कि इसमें जू की कोई गलती नहीं है, तुम गलत मत समझो, ये तो बस मेरी मदद कर रहा था। और अपने आप को ही बुरा बुरा बोलकर वो यहाँ से जाने की एक्टिंग करती है। बाहर आकर शुआन बहुत खुश होने लगती है कि अब जेनी को पता लग जाएगा कि जू सिर्फ उसे पसंद करता है और उसके दिल में वही है। जू तो यहाँ पर सच में जेनी पर चिल्ला रहा होता है कि देखा तुमने शुआन को कितना बुरा लगा, और अब तुम्हें खुशी मिल गई होगी ना, अब कुछ टाइम के लिए हम लोग ना ही मिले तो बेहतर होगा। ऐसा बोलकर वो गुस्से में चला जाता है, और फिर जू के यहाँ से जाने के बाद जेनी रोने लगती है और अपने आंसू पोंछ रही होती है। इतने में उसे मिजू की कॉल आती है, जो उसे सॉरी कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें काजू से एलर्जी है और मैंने गलती से तुम्हें वो केक दे दी। जेनी कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है तो सॉरी मत बोलो। तो मिजू कहती है, लेकिन मुझे फिर भी बुरा लग रहा है, तो क्यों न मैं तुम्हें बाहर रिसोर्ट में घूमने के लिए बुलाऊं, मेरे और भी दोस्त भी चलने वाले हैं तो बहुत मजा आएगा और तुम भी काम से फ्री होकर थोड़ा रिलैक्स कर लोगी। जेनी चलने के लिए मान जाती है। फिर मिजू यहाँ पर शन को भी कॉल करके बता देती है कि भाई मैंने जेनी से इस बारे में बात कर ली है, वो रिसोर्ट में आने के लिए रेडी है। फिर शन खुश होता है और कहता है कि ठीक है, फिर मैं बाकी के पैसे भी तुम्हें ट्रांसफर कर देता हूँ। और फिर शन यहाँ सोचने लगता है कि जू तुम्हें जेनी को वैल्यू करना नहीं आता है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी जगह उसे वैल्यू कर लूंगा।
फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जेनी मिज़ू के साथ रिसॉर्ट जाकर बहुत खुश होती है। दोनों जैसे ही बाहर आते हैं तो मिज़ू बताने लगती है कि यहाँ पर एक विशिंग ट्री है, और फिर ये लोग जैसे ही यहाँ पर पहुँचते हैं तो शन पहले से ही यहाँ पर होता है। जेनी भी सोचती है कि ये यहाँ पर कैसे। फिर ये लोग विशिंग ट्री के लिए अपनी विश को कार्ड्स में लिखकर उसे लगाने के लिए जा रहे होते हैं। जेनी की विश होती है कि वो जू के साथ झगड़ा खत्म करके वापस ठीक होना चाहती है, और जैसे ही वो ये अपना कार्ड टांगने के लिए जा रही होती है तभी वो गिरने लगती है। जेनी लगभग गिर ही जाती है, लेकिन शैनी उसे सहारा देकर बचा लेता है। इस गहमा गहमी में जेनी का कार्ड नीचे गिर जाता है। ये देखकर मिंगजू खुशी से झूम उठती है और अपने भाई की तारीफ करती है कि उसने कितनी अच्छी तरह से जेनी को संभाला। जेनी झट से वहां से निकल जाती है। मिंगजू शन से कहती है कि उसे अभी और प्रयास करने होंगे क्योंकि जेनी का अभी ब्रेकअप नहीं हुआ है। शन दृढ़ता से कहता है कि वो जल्द ही जो को जेनी का पूर्व प्रेमी बना देगा। इसके बाद मिंगजू और जेनी साथ में होते हैं। मिंगजू जेनी को बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड जो के बारे में फिर से खबर आई है कि उसका अभिनेता शिवान के साथ संबंध चल रहा है। मिंगजू जेनी से कहती है कि उसे अब पलटवार करना चाहिए। जेनी पूछती है कि वो कैसे करे। मिंगजू जेनी को सलाह देती है कि वो भी एक आकर्षक पुरुष ढूंढे और उसके साथ अफेयर का नाटक करे। जेनी इस विचार के लिए मिंगजू को धन्यवाद देती है, लेकिन कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगी। इसके बाद जेनी जो से बात करने के लिए उसे फोन लगाती है, लेकिन जो कॉल उठाते ही कहता है कि वो एक जरूरी मीटिंग के लिए जा रहा है और फोन काट देता है। जेनी को ये सुनकर बुरा लगता है। जेनी सोचने लगती है कि क्या उनका रिश्ता अब और चल पाएगा। उसी रात जब वो टीवी देख रही होती है, उसे डायरेक्टर का फोन आता है। डायरेक्टर बताता है कि अस्पताल में एक मरीज की हालत गंभीर है और उसे तुरंत आना होगा। जेनी तुरंत कार लेकर अस्पताल के लिए निकलती है। तभी शन उसे फोन करता है तो जेनी बताती है कि वो रास्ते में है। शन कहता है कि उसे बताना चाहिए था, वो उसे छोड़ने चलता। जेनी जवाब देती है कि इसकी जरूरत नहीं थी और उसे आराम करना चाहिए क्योंकि काफी रात हो चुकी है। वो कॉल काट देती है। तभी जेनी की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। शन तेजी से जेनी को बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है। वो जेनी को अपनी कार में बिठाकर ले जाने लगता है और उसे बताता है कि रास्ते में हाईवे बंद है, इसलिए वे आज अस्पताल नहीं जा पाएंगे। उन्हें सुबह तक का इंतजार करना होगा। शन सुझाव देता है कि वे पास के एक होटल में रुक जाते हैं। जेनी मान जाती है। होटल पहुंचकर वे 2 कमरे मांगते हैं, लेकिन स्टाफ बताता है कि सिर्फ एक ही कमरा बचा है। उनके पास वही कमरा लेने का विकल्प होता है और वे उसे ले लेते हैं। रात में शन कमरे से बाहर जाने लगता है। जेनी शन से पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है और उसे बाहर की ठंड का हवाला देते हुए कमरे में ही रहने को कहती है। शन उसे धन्यवाद कहता है और बैठकर सोने की कोशिश करता है। यह देखकर जेनी को अच्छा नहीं लगता और वो कहती है कि वे बिस्तर साझा कर लेते हैं। शन पूछता है कि क्या उसे कोई आपत्ति नहीं होगी, तो जेनी जवाब देती है कि उसने उसकी जान बचाई है तो वो इतना तो कर ही सकती है। जेनी के सो जाने के बाद शन उसे देखते हुए मुस्कुराता है। अगली सुबह शन जेनी को जागते हुए देखकर गुड मॉर्निंग कहता है। जेनी बहुत शर्मीली महसूस करती है और जल्दी से फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली जाती है। तभी उसके फोन पर जो का कॉल आता है और शन जानबूझकर कॉल उठा लेता है। जो बहुत गुस्सा होता है और पूछता है कि जेनी का फोन उसके पास कैसे है और जेनी कहाँ है। शन जेनी को बताता है कि जो का कॉल आया है। जेनी तुरंत फोन लेती है तो जो उस पर चिल्लाने लगता है, तुम शन के साथ क्या कर रही हो। जेनी समझाती है कि उसका एक्सीडेंट हो गया था और शन ने उसकी जान बचाई है। वो आगे कहती है, अभी मैं जल्दी में हॉस्पिटल जा रही हूँ, मुझे सर्जरी करने जाना है, तो मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। ये कहकर वो जल्दी से कॉल काट देती है। जो और भी गुस्सा हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये शन करना क्या चाहता है। शन जेनी से माफी मांगता है और पूछता है कि क्या उसने फोन उठाकर गलती कर दी। जेनी कहती है, नहीं, कोई बात नहीं, हम दोनों के बीच तो वैसे भी झगड़ा ही चल रहा था। फिर वो कहती है, चलो जल्दी से हम हॉस्पिटल चलते हैं। ये सुनकर शन खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम जो को देखते हैं, जो जेनी से मिलने के लिए अस्पताल जाना चाहता होता है। तभी उसका असिस्टेंट उसे रोक लेता है और कहता है कि बॉस, ये मीटिंग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप चले जाएंगे तो ये प्रोजेक्ट उन्हें नहीं मिलेगा, इसलिए जो मीटिंग के लिए चला जाता है। यहाँ हम शन को देखते हैं जो जेनी का बाहर इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही वो सर्जरी से फ्री होकर बाहर निकलती है, डायरेक्टर उसकी तारीफ कर रहा होता है कि उसकी मदद की वजह से सर्जरी बहुत अच्छे से हुई। तभी जेनी शन को देखकर पूछती है, क्या तुम पूरे समय से मेरा बाहर इंतजार कर रहे थे। शन हाँ में जवाब देता है और फिर शन जेनी को बताता है कि वो उसे प्रोफेसर वेन के मेडिकल सेमिनार के लिए आमंत्रित करने आया है। जेनी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि प्रोफेसर वेन का सेमिनार लोगों को बड़ी मुश्किल से अटेंड करने को मिलता है। वो शन से कहती है कि उसने उसकी इतनी बड़ी मदद की है तो वो उसे डिनर की ट्रीट देगी। इसके बाद जेनी शन के साथ वहां से चली जाती है। उसी दौरान उसकी सहकर्मी इन दोनों को साथ देखकर बेहद गुस्सा होती है।
वो जाकर दवाई में कुछ मिला देती है और सोचती है कि जब मरीज मर जाएगा तो इल्जाम जेनी पर आएगा और उसका करियर बर्बाद हो जाएगा, फिर वो कभी इस अस्पताल में नहीं आ पाएगी। इसके बाद जैसे ही वो बाहर निकल रही होती है तो जेनी से टकरा जाती है। जेनी उससे पूछती है कि वो इतनी घबराई हुई क्यों है, पर वो कुछ नहीं कहती और चली जाती है। फिर जेनी तुरंत अपनी सर्जरी के लिए जाती है। दूसरी तरफ हम जू को देखते हैं जो जेनी का सारा गुस्सा अपने कर्मचारियों पर निकाल रहा होता है। तभी जेनी फ्री होने के बाद उसे कॉल करती है और वो उस पर चिल्लाने लगता है। जेनी कहती है कि उसे पता भी है कि उसका कार एक्सीडेंट हो गया था और शन ने उसकी जान बचाई है, तो भी जू मानने को तैयार नहीं होता। उल्टा जेनी से कहता है कि वो उस शन से दूर रहे। तभी जेनी गुस्से में उसका कॉल काट देती है। जेनी को तभी शन का कॉल आता है और वो उसे प्रोफेसर वेन से मिलवाने ले जाता है। इतने में जो वहां आता है और शन को धक्का देकर जेनी पर चिल्लाने लगता है, तुम इसके साथ क्या कर रही हो, चलो मेरे साथ। शन भी जेनी का हाथ पकड़ लेता है। जो को गुस्सा आता है और वो शन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन शन उसका हाथ पकड़कर रोक देता है। फिर शन जानबूझकर चोट लगने का नाटक करता है और सच में जेनी उसी की फिक्र करती है। यह देखकर जो हक्का बक्का रह जाता है। जेनी शन को अपने साथ अस्पताल ले जाती है और शन जो को देखकर मुस्कुराता है। कार में जेनी शन से माफी मांगने लगती है तो वो कहता है कि इसमें उसकी गलती नहीं है, इसलिए उसे माफी नहीं मांगनी चाहिए। वो आगे कहता है, वैसे भी वो जो अच्छा नहीं है तो तुम अभी भी उसके साथ क्यों हो। जेनी कुछ नहीं कहती तो शन कहता है, सॉरी, मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए था। फिर जेनी अपने घर जाता है। वो सोचता है, गॉड, मैं ये सही भी कर रहा हूं या नहीं। जेनी जैसे ही अपने घर आती है, जेनी घर पहुंचती है तो देखती है कि जो पहले से ही वहां बैठा है उसके माता पिता उसे जो के साथ अकेले छोड़कर चले जाते हैं। जो जेनी से कहने लगता है कि शन बहुत चालाक है, उसे कुछ लगा भी नहीं था और वो बस उसके सामने अभिनय कर रहा था। जेनी नहीं मानती और कहती है कि अब बस करो। जो कहता है, वैसे अगर आज मैं होटल में नहीं आता तो तुम क्या शन के साथ होटल रूम में जाने वाली थी। जेनी उस पर चिल्लाकर बताती है कि वो शन के साथ प्रोफेसर वेन के सेमिनार में गई थी। जो फिर उससे माफी मांगने लगता है कि एक कंपनी के काम की वजह से वो बहुत परेशान था, इसलिए उसने उस पर गुस्सा कर दिया। जेनी कहती है कि बहुत हो गया, उसे अब उससे बात ही नहीं करनी है। तभी उसके डैड आकर उस पर चिल्लाने लगते हैं कि आखिर वो उससे कैसे बात कर रही है और अभी इसी वक्त जो उसे माफी मांगे। जेनी कहती है कि वो कोई माफी नहीं मांगेगी क्योंकि सच यही है कि वो प्रोफेसर वेन से ही मिलने गई थी। ये बोलकर जेनी अपने रूम में चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जो काफी ड्रिंक करने के बाद रास्ते में भटक रहा होता है। तभी वो एक गुंडे से टकरा जाता है। गुंडा उस पर चिल्लाने लगता है कि वो ऐसे कैसे बिना माफी मांगे जा रहा है। तो जो कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया तो वो क्यों माफी मांगे। इन गुंडों को बहुत गुस्सा आता है। तभी शिवान वहां पहुंच जाती है और उसे जमीन पर पड़ा देखकर उठाकर घर ले जाती है। जो इतना ज्यादा नशे में होता है कि शिवान को देखकर उसे जेनी समझने लगता है और कहने लगता है, मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। इसके बाद वो शिवान को किस करने लगता है और शिवान भी उसके साथ रात बिता लेती है। अगली सुबह जो शिवान से कहता है कि कल रात जो भी हुआ उसे भूल जाओ और मैं तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि ये सब तुम्हारा किया हुआ था। शिवान उससे कहती है, तुम जानती हो ना मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ, तो आखिर तुम मान क्यों नहीं जाते। जो उसे साफ करता है कि मैं सिर्फ जेनी को पसंद करता हूँ और तुम बस मेरी पूर्व गर्लफ्रेंड हो, और हाँ, इस बारे में जेनी को बताने की सोचना भी मत, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। वो उसे चेतावनी देकर वहां से चला जाता है। जेनी अस्पताल में होती है। तभी जो उसे कॉल करके माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो और इतनी छोटी सी बात पर मुझसे ब्रेकअप मत करना। वो बीमार होने का नाटक करते हुए खांसने भी लगता है। जेनी मान जाती है और सोचती है कि उसे सर्दी हो गई है। वो फिर उसकी देखभाल करने पहुंच जाती है और उसे दवाई पिला रही होती है। फिर हम देखते हैं कि जो जेनी की फोटो लेकर शन को भेज देता है और उसे बताता है कि देखो जेनी मेरे साथ है और उसके दिल में मैं ही हूँ, तुम चाहे जो कर लो। अगले दिन अस्पताल में जेनी के पास एक मरीज की फैमिली आकर उस पर चिल्लाने लगती है कि वो कैसी डॉक्टर है, उसने अपने मरीज को मार दिया। सिक्योरिटी गार्ड उस व्यक्ति को वहां से पकड़कर ले जाते हैं। फिर डायरेक्टर जेनी को बताता है कि एक प्रॉब्लम हो गई है, जिस मरीज की तुमने सर्जरी की थी वो अचानक से मर चुका है, तो अब हमें पता करना पड़ेगा कि आखिर हुआ क्या है। फिर ये लोग जल्दी से सीसीटीवी फुटेज देखने लगते हैं और पता करते हैं कि इन लोगों ने सर्जरी तो बहुत अच्छे से की, तो आखिर गलती कहाँ हुई। इसके बाद जेनी और जो साथ में रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और जेनी उसे इस प्रॉब्लम के बारे में बताती है, तो वो कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुमने सर्जरी में कोई गलती नहीं की होगी, जरूर कुछ और प्रॉब्लम होगी। फिर इसे इसके असिस्टेंट का कॉल आता है तो ये साइड में बात करने चला जाता है। असिस्टेंट उसे बताता है कि उसकी और शिवान की फिर से कोई फोटो लीक हुई है। ये सुनते ही जो कह देता है कि तुम कुछ भी करो लेकिन उस फोटो को न्यूज से हटा दो, मैं नहीं चाहता कि जेनी वो देखे।
फिर यहाँ हम देखते हैं कि जेनी का जो डायरेक्टर होता है वो शर्शन को कॉल करके इस प्रॉब्लम के बारे में बता देता है कि जेनी के ऊपर ऐसा ऐसा इल्जाम लग गया है। फर्शन सुनते ही डायरेक्टर से कहता है कि आप लोग फिक्र मत करो, मैं अभी इस प्रॉब्लम को जल्दी से ठीक करता हूँ। फिर तुरंत ही अपनी बहन मिंगजू को कॉल करके उसे जेनी की हेल्प करने के लिए भेज देता है। शन की बहन मिंगजू, जेनी और अस्पताल के डायरेक्टर सभी मिलकर इस समस्या पर विचार विमर्श कर रहे होते हैं कि आखिर गड़बड़ कहाँ हुई होगी। तभी उन्हें वो सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है जिसमें जेनी की सहकर्मी दवाई में कुछ मिला रही थी। ये देखकर वे सब समझ जाते हैं कि इसी ने ये हरकत की है जिसकी वजह से मरीज की मौत हुई। जेनी कहती है कि इस सीसीटीवी फुटेज को सीधे पुलिस को दे देना चाहिए, तो मिंगजू कहती है कि उसके पास एक बेहतर उपाय है, वो इस फुटेज को लाइव स्ट्रीम में दिखाएगी और फिर सब लोग खुद ही जान जाएंगे कि क्या हुआ था। इसके बाद जेनी का नाम साफ हो जाता है। पुलिस उसकी सहकर्मी को उसके सामने ही गिरफ्तार करके ले जाती है। जेनी को ये भी पता चलता है कि जिस प्रोफेसर वेन से वह मिलने गई थी उन्होंने उसे अपना स्टूडेंट बना लिया है और उसके लिए एक वीडियो बनाकर उसका नाम साफ किया है। अब सब जान गए हैं कि जेनी ने कुछ नहीं किया था। फिर जेनी समझ जाती है कि प्रोफेसर वेन का जो इंटरव्यू है शिवान की व्यवस्था से प्रभावित होकर जेनी उसे फोन करती है और धन्यवाद कहती है, जिससे शिवान बहुत खुश होता है। वे दोनों फिर से डिनर पर जाने का फैसला करते हैं। इसी बीच जेनी अस्पताल में होती है जब उसे शिवान का फोन आता है। शिवान उसे बाहर मिलने के लिए कहती है और जेनी को बताती है कि उसने और जो ने रात साथ में बिताई है और जो उसे नहीं बल्कि शिवान को पसंद करता है। सबूत के तौर पर शिवान उसे वो तस्वीर दिखाती है। तस्वीर देखने के बाद भी जेनी का कोई खास रिएक्शन नहीं आता और वो चुपचाप वहां से जाने लगती है। शिवान उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ। जेनी जवाब देती है, फिक्र मत करो, इस गार्बेज को तुम अपने पास ही रखो, मैं गार्बेज वापस नहीं लूंगी। ये कहकर जेनी वहां से चली जाती है और शिवान सोचती रह जाती है कि जेनी कितनी कूल बनकर चली गई। फिर हम देखते हैं कि जेनी बाहर एक बेंच पर बैठकर अपने और जो के कॉलेज के दिनों को याद करने लगती है और रोने लगती है। तभी उसे जो का फोन आता है और वो पूछता है कि जेनी कहाँ है। जेनी कहती है कि अब उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं बचा है और ये कहकर वो कॉल काट देती है। तभी जेनी के सामने शेन आ जाता है। जेनी उससे पूछती है कि वो तो बिजनेस ट्रिप पर गया था। शेन जवाब देता है कि काम जल्दी खत्म हो गया इसलिए वो जल्दी आ गया। फिर वो जेनी से पूछता है कि वो अकेली यहाँ क्या कर रही है। जेनी बताती है कि वो बहुत परेशान थी इसलिए टहलने आ गई। जो कहता है, क्यों न मैं तुम्हें एक मजाक सुनाऊं। फिर वो उसे कई मजाक सुनाकर हंसाने लगता है और कहता है, क्यों न तुम एक नया बॉयफ्रेंड बनाना कंसीडर करो। जेनी पूछती है कि इसका क्या मतलब है, तो शेन कहता है, जब जो तुम्हें नाखुश कर रहा है तो तुम्हें कोई ऐसा बंदा ढूंढना चाहिए ना जो तुम्हें खुश करे। जेनी मन ही मन सोचती है कि वो तो डर ही गई थी, उसे लगा था कि शेन अपनी बात कर रहा है। फिर जेनी को उसकी मॉम का फोन आता है और वो उसे बताती है कि जो घर पर आया है इसलिए जल्दी आ जाए। इतने में शेन जेनी से कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जेनी मान जाती है और फिर शेन उसे उसके घर के पास छोड़ रहा होता है और दोबारा से कहता है। शेन जेनी से कहता है, मैंने जो बोला है ना कि तुम एक नया बॉयफ्रेंड बना लो, इस बारे में सोच के देखना। जेनी ठीक है कहती है और वो बात मान लेती है। शेन के जाते ही जो वहां आता है और पूछता है, तुम्हारे साथ शेन था ना। जेनी कहती है, ठीक तरीके से बात करो, वो और मैं बस दोस्त हैं। और हाँ, अब तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ भी नहीं रहा, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। जो पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तो जेनी कहती है, क्योंकि तुमने चीट किया है। और हाँ, नाटक मत करना, मुझे शिवान ने सब कुछ बता दिया है और उसने तुम्हारी और उसकी मुझे फोटो भी दिखाई है। जो गिड़गिड़ाता है, प्लीज उसकी बातों पर यकीन मत करो, वो तुम्हें बेवकूफ बना रही है। जेनी कहती है, मुझे छूना मत, मुझे तुमसे घिन आ रही है। वो उसे घिनौना बोलकर चली जाती है। घर पहुंचकर वो अपने मॉम डैड को भी बताती है कि जो ने उसे चीट किया है इसलिए उसने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है और अब वे उसे मनाने की कोशिश न करे, वो उसके साथ वापस नहीं जाएगी। फिर जब जो अपने ऑफिस में होता है, जो को उसका असिस्टेंट एक पार्सल लाकर देता है जिसमें जो के सारे दिए हुए गिफ्ट्स होते हैं जो जेनी ने लौटा दिए थे। दूसरी तरफ जेनी एक बार में ड्रिंक कर रही होती है। तभी उसके पास मिंगू आती है और जेनी का मूड ठीक करने के लिए कई सारे मेल मॉडल्स को हायर करती है। वो जेनी से कहती है कि अब थोड़ा फ्रेश हो जाओ। जेनी और भी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और तभी हम देखते हैं कि बार में शेन पहुंच जाता है। मिंगू अपने भाई को देखकर डर जाती है और सबसे पहले सभी मेल मॉडल्स को भगा देती है। फिर वो शेन को जेनी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए छोड़कर वहां से भाग जाती है। शेन जेनी को होश में लाने की कोशिश करता है। जेनी उसे देखकर पूछती है, शेन क्या तुम भी यहाँ पर मेल मॉडल बनने आए हो। शेन कहता है, हाँ, तो क्या तुम मेरे ऊपर एक फेवर करोगी एक रात का। जेनी कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम तो ऑलरेडी किसी को लाइक करते हो ना। ऐसा बोलकर वो फिर से सो जाती है। शेन उसे फिर से उठाने की कोशिश करता है कि चलो घर चलते हैं। तभी जेनी कहने लगती है कि उसे प्यास लगी है।
शेन उसे गिलास से पानी पिलाता है और फिर कहता है, क्या तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए कंसिडर करोगी? जेनी कुछ कहने ही जा रही होती है कि तभी शेन जल्दी से उसे किस कर लेता है। जेनी तो सदमे में रह जाती है। फिर शेन कहता है, क्या अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ? ये सुनते ही जेनी जल्दी से उठ जाती है। जेनी शेन से कहती है कि उसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है और वो इतनी जल्दी किसी रिश्ते में नहीं आना चाहती। शेन जवाब देता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ, चाहे 1 साल, 2 साल, 3 साल या 10 साल ही क्यों न हो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए इंतजार कर सकता हूँ। तो क्या तुम बस मुझे एक चांस दे सकती हो खुद को साबित करने का? जेनी हाँ कह देती है और बोलती है, ठीक है, फिर चलो सबसे पहले मुझे घर छोड़कर आओ। शेन उसे घर छोड़ने जाता है। तभी जेनी का पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाली होती है, तो शेन जल्दी से उसे गिरने से बचाता है और फिर उसे छाता भी दे देता है। तभी जेनी के मॉम डैड उसे बाहर लेने के लिए आ जाते हैं। जेनी के डैड तो बड़े खुश हो जाते हैं कि जेनी का अब शेन के साथ कुछ तो चल रहा है। फिर जेनी अंदर घर में आती है तो जो पहले से वहां बैठा होता है उसकी मॉम डैड उसे बात करने के लिए छोड़कर चले जाते हैं। जो जेनी को मनाने लगता है तो जेनी उससे कह देती है कि अब उन दोनों का सब खत्म हो गया है और वो उसके पीछे न पड़े। जो कहता है, ठीक है, फिर तुम बाद में पछताओगी। ये बोलकर वो चला जाता है। जेनी को पछतावा होता है कि वो ऐसे बंदे को इतने साल से पसंद कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर शिवान पर चिल्ला रहा होता है कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई जेनी को सब बताने की। शिवान कहती है कि देखो, हम दोनों वापस साथ हो जाते हैं ना, तो जो ग्लास फोड़ देता है और कहता है कि हम दोनों कभी साथ नहीं होंगे और ये कहकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि शेन जेनी को मनाने की कोशिश में लग जाता है। एक डिनर पार्टी में जाने के बाद वो काफी ड्रिंक कर लेता है तो जेनी उसकी देखभाल कर रही होती है। तभी शेन उसे पकड़कर रोकता है और कहता है कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा हूँ। जेनी कहती है कि तुमने बहुत ड्रिंक कर ली है। तभी वो उसे किस कर लेता है। फिर अगली सुबह जब दोनों ही उठते हैं तो जेनी उसे बताने लगती है कि कल रात उसने कितने ड्रिंक कर लिए थे। तभी शेन उससे कहता है, क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा? फिर तुम जब चाहे मुझे किस कर सकती हो, हक कर सकती हो और मेरा फर्स्ट टाइम भी तुम्हारे लिए होगा। जेनी कहती है, कैसी बात कर रहे हो? तो शेन कहता है, प्लीज मान जाओ ना। फिर जेनी हाँ बोल देती है और शेन जल्दी से उसे गले लगा लेता है। जेनी भी काफी हैरान होती है कि उसने इतनी जल्दी हाँ बोल दी। फिर इसके बाद शेन उसे बताने लगता है कि अभी तो उसे बिजनेस ट्रिप के लिए जाना होगा। फिर वो जैसे ही आ जाएगा तो फिर वो जेनी के पेरेंट्स से मिलने चलेगा। शेन जेनी को छोड़कर जाना ही नहीं चाह रहा होता है और फिर उसे गुड बाय किस देकर चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जेनी हॉस्पिटल में काम कर रही होती है। तभी अचानक से यहाँ पर भूकंप आ जाता है। बताता है कि उसने अभी अभी न्यूज में देखा है कि कहीं भूकंप आया हुआ है और वो तुरंत जेनी को किसी सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहता है। तभी जेनी का डायरेक्टर उसे बताता है कि एक जगह पर बिल्डिंग गिरने से कई लोग घायल हो गए हैं और सभी डॉक्टर्स को उन्हें बचाने के लिए जाना है। शॉन फोन पर यह सुन लेता है और जेनी की चिंता करने लगता है। जेनी उसे आश्वस्त करती है कि उसे कुछ नहीं होगा और वो तो लोगों की जान बचाने जा रही है। शॉन कहता है, ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना। इसके बाद जेनी लोगों का इलाज करने में लग जाती है और तभी शॉन वहां पहुंच जाता है। जेनी शॉन को देखकर हैरान होती है और कहती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, ये जगह सुरक्षित नहीं है। शॉन जवाब देता है कि वो उसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। जेनी काफी थक चुकी होती है तो शॉन उसे थोड़ा आराम करने के लिए कहता है। जेनी उसके पास ही सो जाती है। जब वो बाद में उठती है तो डायरेक्टर से माफी मांगती है कि उसकी आंख लग गई थी। डायरेक्टर कहते हैं कि अच्छा हुआ उसने आराम कर लिया, इतना काम करने से वो खुद बीमार हो जाती। फिर डायरेक्टर जेनी को बताते हैं कि शॉन यहाँ आया है और उसने काफी ज्यादा डोनेशन में मदद की है जिससे कई लोगों को फायदा हुआ है। जेनी देखती है कि शॉन भी लोगों की मदद करने में लगा हुआ है। तभी वो जेनी को बताता है कि उसके गले में थोड़ी चोट आ गई है। जेनी उसकी बहुत फिक्र करने लगती है और उसे दवाई लगाती है। फिर हम देखते हैं कि जेनी के लिए यहाँ जो भी आता है और उसके पीछे पीछे चवान भी आई होती है। शैनी रिपोर्टर्स के साथ वहां आता है और ये सब देखकर जो भी उसे सुनाता है कि क्या वो यहाँ दिखावा करने आया है। वो कहता है कि ठीक है, तुम इंटरव्यू में व्यस्त रहो और लोगों को बचाने का झूठा नाटक करो। तभी फिर से भूकंप की आवाज आती है और शॉन और जोबी दोनों डर जाते हैं कि जहां जेनी गई है वहां अभी भी भूकंप आ रहा है। वे दोनों जल्दी से उसे बचाने के लिए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनी को होश आता है और शॉन उसे बताता है कि वो उसे अपने घर ले आया है। वो जेनी को आश्वस्त करता है कि वहां सभी लोगों की जान बचा ली गई है और अब सब सुरक्षित हैं। शॉन जेनी को अपना ख्याल रखने के लिए कहता है और फिर उसे खाना खिलाने लगता है। जेनी ये देखकर हैरान होती है कि शॉन भी कितना अच्छा देखभाल करने वाला है। फिर शॉन जेनी को फिर से किस करने लगता है। इसके बाद शॉन जेनी को उसके घर छोड़ने जाता है। जब जेनी अंदर जाने लगती है तो शॉन कहता है कि वो कुछ भूल गई है और अपने होठों की तरफ इशारा करता है। जेनी उसे किस करती है और फिर शॉन को बाय बोलकर घर में आती है।
जेनी के डैड उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि वो अब शॉन को डेट कर रही है तो उसे घर क्यों नहीं लाती। जेनी तुरंत कहती है, डैड, मैं आपसे पहले ही क्लियर कर रही हूँ कि मैं उसे डेट कर रही हूँ और आप उससे पैसे नहीं मांग सकते। वो आपकी एटीएम मशीन नहीं है। जेनी के डैड कहते हैं कि वो कैसी बातें कर रही है, तो जेनी की मॉम उन्हें शांत करती है। अगले दिन जब जेनी हॉस्पिटल में होती है तो चवान अपना प्रेगनेंसी चेकअप कराने आई होती है। वो जेनी को बताने लगती है कि वो जोबी के बच्चे की मां बनने वाली है, पर जेनी को उसकी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जेनी शिवान से कहती है कि उसका चेकअप हो गया है तो अब वो यहाँ से जाए। शिवान ये सुनकर बिल्कुल चौंक जाती है कि जेनी पर इस बात का कोई असर नहीं हो रहा। बाद में शिवान अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाते हुए जोबी को खुशखबरी देती है, पर जोबी ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो शिवान पर चिल्लाते हुए कहता है, इस बच्चे को मार दो, और हाँ, ये सोचना भी मत कि इसकी वजह से तुम मुझे अपना बना सकती हो। तुम बहुत चालाक हो। इधर जेनी शॉन को अपने मॉम डैड से मिलवाने ले जा रही होती है। वो शॉन को समझाती है कि अगर उसके डैड किसी भी बहाने से, चाहे कंपनी के नाम पर या किसी और नाम पर, पैसे मांगे तो प्लीज उन्हें ना दे। जेनी कहती है कि उनका रिश्ता पैसों से अलग है और उसे ये सब पैसे नहीं चाहिए। शॉन उसे समझाता है कि वो इस बात की फिक्र ना करे और जो वो कहेगी वही करेगा। तभी जोबी वहां आ जाता है और जेनी के मॉम डैड उसे बाहर ही रोक देते हैं। जेनी के डैड उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, दोबारा मेरी बेटी के पीछे मत पड़ना। जोबी कहता है, अंकल, मैं अब जेनी से शादी करने के लिए तैयार हूं और मैं आपकी कंपनी में निवेश करके मदद भी करूंगा। जेनी के डैड कहते हैं, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे वो थोड़े से पैसे का मैं क्या करूंगा, और वैसे भी अब मेरा जो होने वाला दामाद है ना, वो तुमसे काफी ज्यादा अमीर और ताकतवर भी है। तुम कहाँ मुझे 50 मिलियन देने वाले थे, वो मुझे 200 मिलियन देगा। जेनी ये सुनकर शॉन से पूछती है, क्या तुमने मेरे डैड को 200 मिलियन दे दिए? शॉन कहता है, बिल्कुल नहीं। तुमने मुझे मना किया था तो मैं ऐसा क्यों करूंगा? तुम्हारे डैड तो बस जोबी को गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। फिर भी जोबी जेनी के डैड की बात बिल्कुल नहीं मानता और कैसे भी करके अंदर घुस जाता है। वो जेनी को फिर से मनाने लगता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। लेकिन जेनी फिर से उसे रिजेक्ट कर देती है और वो बेइज्जत होकर वहां से चला जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जेनी शॉन के साथ एक डिनर पार्टी में जाने की तैयारी करने लगती है। वो उसका दिया हुआ नेकलेस देखती है कि यहाँ पर नहीं है। तभी इसे पता लग जाता है कि इसके डैड ने वो नेकलेस बेच दिया है। जेनी उनसे कहने लगती है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, वो शॉन का दिया हुआ तोहफा था। इसके डैड कहते हैं कि तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारी हर चीज मेरी हुई ना, और वैसे भी अब तुम शॉन से शादी करोगी तो हमें वैसे भी और मिलने वाला है, तो सिर्फ एक नेकलेस के पीछे क्यों पड़ी हो। जेनी बहुत ही अपसेट हो जाती और वो कोई बहाना करके शॉन के साथ डिनर पार्टी में जाने से मना कर देती है। शॉन को यहाँ पर इस बारे में पता लग जाता है कि जेनी किस वजह से इतनी अपसेट है। वो उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है और फिर अगले दिन वो उसके डैड से मिलता है और उन्हें एग्रीमेंट देते हुए डील करने लगता है कि आप चाहते हैं ना कि मैं आपकी कंपनी में 200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करूं ताकि आपकी काफी हेल्प हो जाए। ये सुनकर तो जेनी के डैड खुश हो जाते हैं, पर यहाँ पर शॉन की शर्त होती है कि इस एग्रीमेंट में लिखा है कि जो आपकी कंपनी है ना, वो अब आप जेनी के नाम पर कर रहे हैं, यानी कि काम आप जरूर करो लेकिन होगा वो जेनी का। नहीं तो आपको क्या लगता है मैं आपको पैसे दूंगा? मैं सिर्फ जेनी को दूंगा। तो अब आपकी मर्जी कि आपको अपना कर्जा भरने के लिए इस पर साइन करना है या फिर अपने खुद के दम पर अपनी फैमिली का कर्जा भरेंगे। पहले तो जेनी के डैड इतनी ईजिली मान नहीं रहे होते, पर फिर उन्हें अकल आ जाती है और वो साइन कर देते। फिर जेनी जब यहाँ शॉन के साथ बाहर डेट पर जाती है, शॉन जेनी को वही नेकलेस दिखाते हुए कहता है, मुझे पता है तुम इसके लिए परेशान थी ना। वो जेनी को समझाता है, देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। मैंने बोला ना कि मैंने तुम्हारा स्टेटस देख के तुम्हें लाइक नहीं किया है, बल्कि तुम्हें देख के किया है। जेनी बहुत खुश होकर रोने लगती है और फिर शॉन उसे वही नेकलेस पहना देता है। शॉन आखिरकार जेनी को बताता है कि वो उसे 9 साल से हाई स्कूल के समय से ही पसंद करता है। जेनी ये सुनकर काफी हैरान होती है कि वो उसे इतने लंबे समय से पसंद करता था। जेनी बहुत खुश होने लगती है और फिर शॉन उससे पूछता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जेनी हाँ कह देती है। वो शॉन के बारे में सब याद करती है कि अब तक उसने उसकी कितनी मदद की है और जब भी उसे जरूरत होती थी तो वो हमेशा उसके साथ होता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोबी अभी भी शिवान के साथ बहुत बदतमीजी कर रहा होता है। शिवान उसे छोड़कर जाने का मन बना लेती है और उसे बताती है कि शॉन और जेनी की शादी का इनविटेशन आया है। जोबी उन दोनों की शादी का इनविटेशन देखकर रोने लगता है। फिर हम देखते हैं कि ऐसे ही 1 साल बीत जाता है और अब जेनी प्रेग्नेंट होती है। शॉन बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि उन दोनों का बेबी आने वाला है। दोनों ही बहुत अच्छी और खुशहाल जिंदगी बिता रहे होते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।